हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस जैसे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, कौन कौन से प्रकार के डिजीजेस होते हैं। ये सारे टॉपिक्स जो इस चैप्टर के बचे हुए थे वो आज की वीडियोज में हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस के बाद सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास आता है बेटा, वो आता है कि मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ। क्या रीजन थे जो मेंडल का वर्क रिकॉग्नाइज करने में हमको इतने टाइम लग गए, है ना? तो साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान ध्यान से अगर तुम पढ़ोगे तो यहाँ बता रहा है कि मेंडल वर्क पब्लिश्ड इन 1865 बट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। यहाँ तक कि मैं तुमको ये बता दूं कि मेंडल के डेथ होने तक भी उसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं हुआ था। क्लियर है? रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस? तो रीजंस में पहला रीजन आपको मिल जाता है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे आज हमारे पास इंटरनेट है ना, बहुत सारे मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, लेकिन उस समय पर इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, जिसके कारण कि मेंडल के जो वर्क था, जो उसने किया था, वो पब्लिश नहीं हो पाया। दूसरा चीज़ है कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, जो कि बहुत अगर तुम ध्यान से देखोगे जीन्स और जो फैक्टर्स, मेंडल जो फैक्टर बोला था, बाद में हम लोग उसी चीज़ को जीन बोले, बट वो उस समय तक इतना प्रचलित में नहीं था, लोग उसके बारे में जानते नहीं थे। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैथमेटिकल अप्रोच। मेंडल ने क्या लिया था? मैथमेटिकल अप्रोच लिया था। किस चीज के लिए? बायोलॉजी के लिए, जो कि उस समय के कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया ही नहीं, है ना। एंड चौथा कि नो प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं था फैक्टर्स के एग्जिस्टेंस का, यानी कि जीन्स होते हैं या कुछ तो है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, जो मेंडल ने बोला था वो उस चीज का प्रूफ नहीं दे पाया था, है ना। वो ये नहीं बता पाया कि फैक्टर एक्चुअली में है क्या, वो एक पेरेंट से या एक जनरेशन से अगली जनरेशन मूव कैसे कर रहे हैं। क्लियर बात है? चलो, यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि मेंडल का जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज क्यों नहीं हुआ था, है ना। ये क्वेश्चन आपके में आ सकता है, और कितने मार्क्स में आ सकता है? 2 मार्क्स से लेके 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? इसलिए इसको प्रिपेयर करके रखना। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए होगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? अभी तक अगर तुम दिमाग में रखोगे तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा, डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। अब यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो ये बोल रहा है पॉलीजेनिक, यानी कि मल्टीपल जीन्स आने चाहिए, और अगर मल्टीपल जीन आएंगे तो मल्टीपल अलील्स भी आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अभी तक हम लोग एक ट्रेट में मोनोहाइब्रिड पढ़ रहे थे, 2 ट्रेट के लिए हम लोग डायहाइब्रिड पढ़ रहे थे, यहाँ पे हमको देखना है मल्टीपल। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, व्हेन वन कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय 2 और मोर जीन्स, जब एक से ज्यादा जीन या 2 से ज्यादा जीन कंट्रोल करे तब। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है? तो ह्यूमन में इसका एग्जांपल दिखता है स्किन कलर में। कैसे? स्किन कलर इज कंट्रोल्ड बाय 3 जीन्स, कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। अब जैसे हम लोग वहां पर, अगर तुमको याद होगा कि टॉल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कैपिटल टी लिख रहे थे, और ड्वार्फ के लिए हम लोग स्मॉल टी लिख रहे थे, सेम तरीका वही है, एकदम डिट्टो सेम। बस ध्यान से देखो, यहाँ पे आता है क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट जीन्स, कितना डोमिनेंट जीन है। डोमिनेंट जीन जितना ज्यादा होगा कलर उतना ही डार्क हो जाएगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, जैसे कि अब यहाँ पे तुमको दिख रहा है कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, यानी कि सारे कैपिटल है। और अगर जितना ज्यादा डोमिनेंट, मैं क्या बोला, जितना ज्यादा डोमिनेंट उतना ही डार्क स्किन कलर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक का बात दिमाग में जा रहा है। बट यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या है, सारे हम लोगों ने क्या लिख के रखे हैं? स्मॉल। क्लियर है? इसको भी तुम क्या कर लो? स्मॉल। क्लियर है? जब ये स्मॉल में रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेसेसिव जीन है, और अगर रेसेसिव होगा तो ये क्या होगा? एल्बिनो। एल्बिनो का मतलब कोई मेलानिन आया ही नहीं, और अगर मेलानिन का पिगमेंट कम है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसका जो कलर होगा वो कैसा होगा? व्हाइट। क्लियर बात है? ठीक है, आगे आ जाओ। यही चीज तुमको यहाँ पर समझा रहा है। देखो, जब हम लोगों ने क्या लिया है, जब हम लोगों ने क्या लिया? हाइब्रिड फॉर्म में लिया। हाइब्रिड मतलब हेट्रोजाइगस, याद होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है ना? तो वो भी क्या दिखा रहा है? व्हाइटिश कलर, यानी कि इसमें भी मेलानिन कैसा है? इंटरमीडिएट है। अब इस चीज को अगर हमको रेंज पता करना हो तो टॉकिंग अबाउट द रेंज, रेंज अगर तुम देखते हो, अगर 6 के 6 अलील डोमिनेंट है तो बहुत ज्यादा ब्लैक कलर होगा, है ना। 5 अगर डोमिनेंट है तो डार्क, वेरी डार्क, है ना। 4 डोमिनेंट है तो डार्क, और सिमिलरली अगर डोमिनेंट 1 हो जाए या 0 हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? अल्बिनो। क्लियर है? तो ये बात अपने दिमाग में याद रखना। अब जैसे हम लोगों ने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ा है, वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी हम लोग कैसे कवर करेंगे? तो जस्ट ध्यान से देखना यहाँ पे। ठीक है, प्लियोट्रॉपी के बारे में हमको क्या क्या पता है। प्लियोट्रॉपी वैसे मैं तुमको एक बार और पढ़ा चुका हूँ ना इससे पहले, कल के क्लास में। अगर आप लोग नहीं देखे वो लेक्चर, प्लीज जाओ चैनल पे और उस लेक्चर को कंप्लीट करो, ताकि आपको ये लेक्चर समझ में आए। ठीक बात है? आ गया। देखो, प्लियोट्रॉपी क्या है? प्लियोट्रॉपी सिंपल सा बात बोलता है कि सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, मतलब एक ही जीन है लेकिन उसका इफेक्ट मल्टीपल है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? प्लियोट्रॉपी। क्लियर बात है यहाँ तक? इसका एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। कैसे सर इसका एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया है?
बहुत ध्यान से देखो, सिकल सेल एनीमिया में जब नॉर्मल हीमोग्लोबिन का हम लोग बात करें तो अब हीमोग्लोबिन के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन में आपके पास 2 अल्फा के चेन होते हैं और 2 बीटा के चेन होते हैं। अगर आपको ये नहीं पता, और सेंटर में क्या होता है, आयरन। कुछ इस तरीके से हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये अल्फा का चेन, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, इसका मतलब कि टोटल यहाँ पे कितने चेन है, 4 चेन है। इस 4 चेन में से इसी देखो यहाँ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि ये क्या है, अमीनो एसिड्स है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, इन वन ऑफ द बीटा चेन, दो बीटा के चेन है, इसमें से अगर किसी एक बीटा चेन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए। व्हाट इज म्यूटेशन बेटा, म्यूटेशन आपको पता है कि नहीं, म्यूटेशन का मतलब क्या है कि जिस जगह पर जीन में परिवर्तन हो जाए, समझ में आ रहा है, जब अलील्स में परिवर्तन हो जाए, जो वहां पे हो उसके बदले कोई दूसरा आ जाए। जैसे कि यहाँ देखो, देयर इज अ म्यूटेशन वेयर 6th पोजीशन अमीनो एसिड, कौन सा अमीनो एसिड, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय, किससे रिप्लेस हो जाएगा, वैलिन से। कैसे समझ में आएगा, अगर आप एनसीईआरटी में जाकर के देखते हो तो ये हो जाता है बेटा GAG which represents glutamic acid, it changes into GUG। क्लियर है, आप इसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हो। क्यों पॉइंट, सिर्फ देखो यहाँ पे ए के बदले कौन आ गया है, यू। क्लियर है, एंड देन GUG रिप्रेजेंट्स वैलिन, तो ग्लूटामिक एसिड के जगह में वैलिन आ गया, और यही है आपका प्लियोट्रॉपी का एक कंडीशन जिसके कारण आपके चेंजेस आएंगे। क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखो पहला स्ट्रक्चर हैम्पर हो जाएगा। किसका स्ट्रक्चर हैम्पर हो जाएगा, आरबीसी का। आरबीसी का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, नॉर्मल मैं पहले लिख दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा बाई कॉनकेव। क्लियर है, ये आरबीसी का बात कर रहा हूं मैं, आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में नॉर्मल अगर होगा तो बाई कॉनकेव, बट अगर वो म्यूटेशन हो गया तब, म्यूटेशन होने के बाद डिजीज होगा तब, तो इसका शेप हो जाता है सिकल सेल, है ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सिकल सेल एनीमिया। क्लियर बात है, यही चीज यहाँ पे है। अब देखो ध्यान से अगर आप इसको समझना चाहोगे, क्योंकि ये सेकंड टॉपिक क्या बोल रहा है, डिक्रीज ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कैसे समझ में आएगा ये चीज, तो देखो जब आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर देखते हो तो कुछ ऐसा है, तो इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा है, लेकिन जब ये सिकल सेल का होगा तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया, चेंज, इसका स्ट्रक्चर छोटा हुआ है, इसका सरफेस एरिया कम हुआ है, सरफेस एरिया कम होगा तो ये ऑक्सीजन जितना कैरी कर रहा था अब वो उतना ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर ट्रॉपी आपको समझ में आया, आ गया हो, ध्यान से देखना। अगला जो चीज हम लोगों को स्टार्ट करना है इसमें वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है वो है मॉर्गन। अभी तक इस पूरे चैप्टर में हम लोग मेनली किस साइंटिस्ट के बारे में बात किए हैं, मेंडल, ठीक है। यहाँ से आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि 1865 अगर याद होगा तो इस समय मेंडल ने अपने वर्क को पब्लिश करने का कोशिश किया था। 1901 1900 तक तो उसका वर्क ही रिकॉग्नाइज नहीं हुआ था। 1900 में जब वर्क रिकॉग्नाइज हुआ तो 1901 में आने के बाद 3 साइंटिस्ट ने उसका वर्क रीडिड यानी कि वापस से कोशिश किया कि वो उसके एक्सपेरिमेंट को रीअटेम्प्ट करें, है ना। और देखें कौन कौन साइंटिस्ट थे, याद होना चाहिए, ह्यूगो डिवरिस और उसके 2 भाई, नाम आप कमेंट करोगे इसी वीडियो के नीचे। क्लियर है, आ गया। 1902 में आया था CTI। व्हाट इज CTI, यही तो है CTI, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वाज गिवन बाय कौन, किसने दिया था ये, सटन एंड बॉवेरी। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ सर, आप तो अभी बोले थे मॉर्गन, बेटा मॉर्गन ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है ना। इस थ्योरी को दिया किसने था, इस थ्योरी को दिया था सटन एंड बॉवेरी ने। क्लियर है, यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 1870 आते आते तक ऑस्कर भाई ने क्या कर दिया, न्यूक्लियस कंटेन्स थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस बात का डिस्कवरी हुआ था। देन कॉरेंस, कॉरेंस को बिल्कुल मत भूलना भाई, कॉरेंस क्या किया था, गेव द एविडेंस, प्रूफ दे दिया, किस चीज का प्रूफ दे दिया, मिराबिलिस जलापा के अंदर एक्सपेरिमेंट किया, एंड साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल, यानी कि वो ये बताया कि सिर्फ न्यूक्लियस हेरिडिटरी मटेरियल कंटेन नहीं कर सकता, हो सकता है कि साइटोप्लाज्म भी हेरिडिटरी मटेरियल को कंटेन करे। क्लियर है यहाँ तक का बात, अब आगे आ जाए। यहाँ पर हम लोगों को 2 व्यूज को क्या करना है, चेक करना है। तो आप अगर बहुत ध्यान से इसको देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा, देखना है यहाँ मेंडल का एक थ्योरी था जो कि आपने अभी पढ़ लिया। अब मेंडल की थ्योरी के बाद जो सेकंड थ्योरी है वो किसका है, सटन एंड बॉवेरी का। तो सटन एंड बॉवेरी के इस थ्योरी को अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इन दोनों में डिफरेंस आप पता करो, बस ध्यान से देखो क्या डिफरेंस होगा, अभी हम लोग समझ में आ जाएगा। देखो प्लीज फोकस करना, ठीक है। देखो यहाँ पे मेंडल क्या बोला था, तुमको लगेगा कि दोनों चीजें सेम है, क्यों, याद करोगे तो मेंडल किसके ऊपर बात कर रहा था, फैक्टर के ऊपर, लेकिन सटन एंड बॉवेरी ने क्या दिया, क्रोमोसोम। अब इस चीज में क्या कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है वो मैं तुमको अभी समझाऊंगा, बस 2 मिनट वेट करो, पढ़ो बस ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, फैक्टर अकर्स इन पेयर। अब सटन एंड बॉवेरी क्या बोले, फैक्टर्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम आल्सो अकर इन पेयर, यानी कि जीन भी पेयर में है और क्रोमोसोम भी पेयर में है, दोनों सेम हो गए। सिमिलरली 2 फॉर्म्स ऑफ सेम जीन आर अलील इन पेयर, यानी कि हम लोग देखें कि अगर सेम ही जीन है तो अलील किसमें होगा, पेयर में होगा। वैसे ही होमोलॉगस क्रोमोसोम भी होते हैं, क्रोमोसोम जब सिमिलर होते हैं तो वो होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं। ऐसे ही अलील्स जो है वो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या हुआ था, अलील सेग्रीगेट हो गए थे, याद है कल, एक्स वाई
एक्स अलग हो जाएगा, वाई अलग हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, क्रोमोजोम ऑल्सो सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, यानी कि मैं तुमको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेंडल का कॉन्सेप्ट और सटन एंड बॉवेरी का कॉन्सेप्ट दोनों एक ही जैसा है। बस बात इतना है कि मेंडल भैया ने फैक्टर्स यानी कि जीन्स को बेस लेकर के काम किया और सटन एंड बॉवेरी ने क्रोमोजोम को बेस लेकर के काम किया। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ऐसे ही यहाँ लिखा है अलील एंड फैक्टर असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, याद है ना इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कल के क्लास में कवर किए है ना। सिमिलरली क्रोमोजोम भी ऐसे ही असॉर्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। कैसे हुआ इस बात को अगर हम लोग समझें, बहुत छोटे से हिस्से से मैं तुमको इसको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो। होता क्या है, तुम इस चीज को कॉम्प्लेक्स मत करना, बस बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो ध्यान से, सबसे पहले तुमको इतना पता है ना कि ये ऐसे कुछ इस तरीके से ये आपका क्या होता है, ये है आपका डीएनए। क्लियर है? डीएनए के ही हिस्सों को हम लोग क्या बोल देते हैं, जीन। क्यों? देखो, डीएनए जब डीएनए आपको पता होगा कि डीएनए हमारा बहुत लंबा है, दैट इज 2.2 मीटर्स का हमारा डीएनए। क्लियर बात है? 2.2 मीटर के डीएनए को न्यूक्लियस में रख पाना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस हमारा माइक्रोमीटर में है, बहुत छोटा है। तो हमको इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कॉइल करना पड़ेगा। और जब ये डीएनए है, इसी के ऊपर इन्हीं इन्हीं डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? डीएनए के हिस्सों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। अब जैसे ही तुम इस डीएनए को कम थोड़ा कॉइल करते हो, है ना, ये डीएनए जैसे ही कुछ इस तरीके से कॉइल हो जाएगा, आप इसको क्या बोल देते हो, यहां से इसका नाम पड़ जाता है बेटा क्रोमैटिन, क्रोमैटिन फाइबर। क्लियर? दिमाग में जा रहा है यहाँ तक का बात? फिर यही कंबाइन होकर के ये सेम चीज आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इसलिए बहुत ध्यान से समझना। अगले चैप्टर में हम लोग इसको कवर कर रहे होंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स में, बट इसको मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। क्रोमैटिन फाइबर, अब यही क्रोमैटिन फाइबर जो है ये आगे जाके क्या बनाएगा, ये कुछ इस तरीके से क्या बना देगा, ये बन गया आपका क्रोमैटिड। क्लियर है? एंड देन यही जो क्रोमैटिड है यही आपका जुड़ करके कुछ इस तरीके से क्या बनाएगा बताओ, ये बन गया आपका क्रोमोजोम। सही बात है, हाँ या ना? अब अगर इस चीज को समझ रहे हो तो आपको एक बेसिक सा चीज समझना है। जीन्स कहाँ पे थे, डीएनए, डीएनए से क्या बना, क्रोमैटिन फाइबर, इससे क्या बना, क्रोमैटिड, और क्रोमैटिड से क्या बना, क्रोमोजोम। यानी कि जीन भी तो कहाँ पे होंगे बेटा, क्रोमोजोम के ऊपर ही तो होंगे। यानी कि अगर जीन मल्टीप्लाई होगा, क्रोमोजोम भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, अगर क्रोमोजोम सेपरेट हो रहा होगा, जीन भी सेपरेट हो रहा होगा। सेम ही बात है, बस पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो किसको लिया था सेंटर, जीन्स या फिर फैक्टर्स को, लेकिन सटन एंड बॉवेरी ने क्या किया, उन्होंने फैक्टर किसको लिया, क्रोमोजोम। क्लियर है? आगे आ जाओ। अब यहाँ पे ध्यान से देखना अगले टॉपिक को। क्लियर है? यहाँ तक आपने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में जान लिया। आ गया, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि दिया गया था थॉमस हंट मॉर्गन के द्वारा। क्लियर है? इसको बहुत ध्यान से देखना। टॉपिक क्या है, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बात क्या करता है, व्हाट इज लिंकेज एंड व्हाट इज रिकॉम्बिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में जानते हैं। देखो ध्यान से, फर्स्ट ऑफ ऑल इस टर्म के बारे में जानो, व्हाट इज लिंकेज। वर्ड क्या बोल रहा है, लिंक करना। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। तुम किसी भी चीज को जोड़ोगे कब, तुम खुद ही कॉमन सेंस लगाओ, मैं तुमको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। लिंक का मतलब क्या हुआ, जोड़ना। जोड़ोगे कब, जब वो दोनों चीजें बहुत पास पास होंगी। जब दो चीजें पास पास होंगी तो उनको जोड़ना इजी होगा। कोई दो चीजें बहुत दूर दूर है तो उनको जोड़ना मुश्किल है। क्लियर है? सेम वही चीज यहाँ पे है। ये क्या बोलता है लिंकेज, लिंकेज बोलता है कि अगर अगर जो जीन्स हैं, अगर जो जीन्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, जो ट्रेट्स हैं, अगर वो क्लोजली पैक्ड है या क्लोजली अरेंज्ड है, तो ये सेम जिस तरीके से पेरेंट्स में है उसी तरीके से ये सेम टू सेम किस में चले जाएंगे, ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे। दिस इज लिंकेज। क्या बोला, दिमाग में गया, नहीं गया, कोई बात नहीं, नहीं गया तो आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ध्यान से देखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, हमारा भाई है ना। यहाँ पे आओ। कुछ इस तरीके से सपोज कर लो कि ये आपका क्या है, क्रोमोजोम है। सपोज करो क्रोमोजोम में एक जीन का लोकस ये है जो यहाँ पर प्रेजेंट है, जीन, है ना, और सेम उसी के पास ये है जीन बी। सपोज ये जीन ए है एंड ये जीन बी। अब इन दोनों में आपको दिख रहा है कि इन दोनों में जो स्पेस है वो बहुत कम है, बहुत कम है। सेम अगर मान लो कि मैं तुमको ये एक और एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज एक में जीन ए यहाँ पर है और दूसरा है जीन बी, ये यहाँ पर है। अब अगर तुम देखोगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। जब डिस्टेंस कम होता है तो ये जैसे प्रेजेंट है इस क्रोमोजोम में, ये वैसे के वैसे ही किसमें चले जाएंगे, ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो अगला इंडिविजुअल आने वाला है उसमें भी ये सेम के सेम इसी तरीके से चले जाएंगे, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज लिंकेज। क्लियर? अभी दिमाग में जा रहा है? क्या कंडीशन है इसके लिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। सेम ऐसे ही अब तुम यहाँ देखो कि यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा है तो ये सेम का सेम क्या उसमें जा पाएगा, द आंसर इज नो। अब जब ये सेम नहीं जा पाएगा तो क्या होगा, यहीं पे होता है बेटा रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है यहाँ तक, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन के कारण क्या होगा बेटा, अब चूंकि जीन जैसा पेरेंट्स में था, जैसा पेरेंट्स में था वैसा ऑफस्प्रिंग में नहीं आया, जिसके कारण क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन होगा तो इससे क्या आ जाएगा बेटा, वेरिएशन। अभी दिमाग में जा रहा है बात अभी यहाँ तक?
ठीक है। तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का समझ में आया वर्ड की नहीं आया? वर्ड को समझ जाओ यार। लिंकेज का मतलब होता है लिंक करना, पास पास रहेंगे तो लिंक करना इजी होगा। रिकम्बाइन, दोबारा से कंबाइन करना। दोबारा से कंबाइन कब करना पड़ेगा? जब पहले वाले अलग अलग हो। अगर पहले वाले साथ में रहते तो साथ में चले जाते, पहले वाले अलग अलग हो गए इसीलिए हमको दोबारा कंबाइन करना पड़ा, दैट्स व्हाई रिकॉम्बिनेशन। क्लियर बात है अभी यहाँ तक? आई होप कि तुमको ये चीज समझ में आया होगा। यही चीज तुमको यहाँ पर पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहा है, पढ़ो। When genes are closely present, they link together in a group and are transmitted as a single unit। मतलब अगर दोनों पास पास प्रेजेंट है तो वो सिंगल यूनिट के जैसे ट्रांसमिट हो जाएंगे अगले जनरेशन में। एंड फर्स्ट रिपोर्टेड इन किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। किसने रिपोर्ट किया था? टी एच मॉर्गन। कब किया? 1910। क्लियर बात हो गया अभी यहाँ तक? लिंकेज समझ में आ रहा है क्या? मैं तुमको अभी ये एनसीईआरटी के डायग्राम से भी समझाऊंगा, और वो डायग्राम जो बच्चों को समझ में नहीं आता। क्लियर है? देखो ध्यान से। यहाँ पर क्या बोल रहा है? इफ जीन्स आर लोकेटेड एट एक्सट्रीम्स, अगर दूर दूर है तो क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन का चांसेस आर मोर। क्यों? दूर है ना। लेकिन अगर दोनों पास पास हो, देखो इफ जीन्स आर लोकेटेड मोर क्लोजली, अगर पास पास है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन चांसेस आर लेस। क्यों? क्योंकि वो पास है। पास है तो वैसे के वैसे ही इनहेरिट हो जाएंगे। क्लियर बात है? अब देखो ये वाला डायग्राम, ये वाले डायग्राम को आपने बहुत बार पढ़ा है एनसीईआरटी में, है ना? आपके क्लास में भी पढ़ाया गया होगा। फिर भी आपको इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता, आपको समझ नहीं आता कि एक्चुअली में यहाँ हो क्या रहा है। तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना प्लीज, ठीक है? देखो यहाँ पे आपको बस पेरेंटल और F1 जनरेशन में अगर आप फोकस कर लोगे तो आपका बात बन जाएगा। देखो यहाँ पे पेरेंटल है और ये रहा आपका F1 जनरेशन। पेरेंटल और F1 जनरेशन में हो क्या रहा है? देखो यहाँ पे एक क्रॉस है और ये क्रॉस बी है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों को मर्ज नहीं करना, पहली बात। क्लियर है? देखो यहाँ पर अगर आप ये y और ये w, इन दोनों के बीच में अगर आप स्पेस देख रहे हो तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है? कम है। अगर कम है तो मैं अभी आपको समझाया कि अगर दोनों जीन है, दोनों के बीच में स्पेस कम है, तो वो सेम वैसे के वैसे ही किस में चले जाएंगे? F1 में चले जाएंगे। क्या आपको यहाँ दिख रहा है F1 में आता हुआ? हाँ सर दिख रहा है। देखो वाई डब्ल्यू। अब ये y प्लस डब्ल्यू प्लस क्या है? ये देखो ना, यहाँ पे y प्लस डब्ल्यू प्लस। क्यों? एक अगर बाबू फीमेल से आएगा तो दूसरा कहाँ से आएगा? मेल से आएगा। मतलब ये वाला फीमेल से तो ये वाला मेल से, दोनों मर्ज हुए और यहाँ पे आ गए ऑफस्प्रिंग में। क्लियर बात है? सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा होगा वाई डब्ल्यू साथ में थे, साथ में आ गए। क्यों? इसका मतलब क्या था? जीन का कॉम्बिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो दोनों पास पास थे। और यहाँ पे आपको पढ़ना है ये वाला चीज, क्या बोल रहा है? पेरेंटल टाइप कितना है? पेरेंटल टाइप 98.7% पेरेंटल ही आ गया। क्यों आया? क्योंकि दोनों जीन पास पास थे। रिकॉम्बिनेशन कितना हुआ? रिकॉम्बिनेशन टाइप इज ओनली 1.3%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों जीन पास पास थे, इसलिए रिकॉम्बिनेशन का चांस बहुत कम था, क्योंकि हुआ ही नहीं। बट यही चीज अगर मैं क्रॉस बी में आपको दिखाना चाहूँ तो क्या मैं दिखा पा रहा हूँ? आंसर इसमें देखो आप यहाँ पे क्यों नहीं दिखा पा रहा? यहाँ देखो आपको दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस क्या दिख रहा है? ज्यादा। और जब दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो सेम उसी तरीके से इनहेरिट नहीं हो पाएंगे, और नहीं हो पाएंगे तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा? चेंज। पढ़ो यहाँ पे देखो, पेरेंटल टाइप कितना है? 62.8%। कहाँ? यहाँ पे 98% था और यहाँ पे 62% हो गया। समझ में आ रहा है ना? ये 98% से 62% पे क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर जीन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। समझ में आ रहा है अभी आपको? यहाँ पर ये सेम आपका परसेंट है। अगर आप पढ़ाई के साथ लगे रहोगे पास पास, अगर आप पढ़ाई के साथ पास पास लगे हो तो आपका परसेंट कहाँ तक जा सकता है? 98। लेकिन अगर आप पढ़ाई से चले गए दूर दूर तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? आपका परसेंट गिर जाएगा। दिमाग में जा रहा है अभी यहाँ तक? इस एग्जाम्पल के साथ तो आपको पक्का याद रहेगा, है ना? चल अगले टॉपिक पे आते हैं बेटा। अगला टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको कि मैं एक बार तो पढ़ा चुका हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर। क्लियर है? बस मैं पहले उसी के साथ स्टार्ट करूंगा, बट पहले सेक्स डिटर्मिनेशन में ये दो टॉपिक आप समझ जाओ। दो टॉपिक क्या है? मेल हेट्रोगेमेटी एंड फीमेल हेट्रोगेमेटी। ये क्या होता है? मेल हेट्रोगेमेटी का मतलब होता है कि मेल फॉर्म्स डिफरेंट या फिर टू टाइप्स ऑफ गैमेट। जैसे कि याद होगा ह्यूमन में क्या होता था? मेल के पास एक्स और वाई दो टाइप के गैमेट बने, लेकिन फीमेल में नहीं होता था। फीमेल में क्या बनता था? एक्स एक्स, जो कि दोनों क्या है? सेम है। अगर दोनों सेम है तो इसको हम लोग होमोगैमेटी बोलते हैं, हेट्रो नहीं बोलते। हम लोग यहाँ पे हेट्रो पढ़ रहे हैं, ठीक है? दूसरा होता है कंडीशन फीमेल हेट्रोगेमेटी। फीमेल हेट्रोगेमेटी में क्या होता है भाई? ये आपको दिखने लगता है बर्ड्स में। क्लियर है? क्यों? बर्ड्स में अगर आप यहाँ पे देखोगे, वैसे मैं अभी इसको पढ़ाने वाला हूँ, बट आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो फीमेल होती है ना, इनके में दिखता है जेड डब्ल्यू, और जो मेल होता है उसमें दिखता है जेड जेड। क्लियर है? अगर मेल में जेड जेड है, दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? होमोगैमेटी। बट फीमेल में जेड डब्ल्यू है, यानी कि क्या हो गया? हेट्रोगैमेट्स। दो अलग अलग टाइप के गैमेट है, एक जेड है और दूसरा डब्ल्यू है। तो मेरे ख्याल से अभी आपको दिमाग में गया होगा कि मेल हेट्रोगैमेटी और फीमेल हेट्रोगैमेटी क्या होता है। क्लियर है? अब आ जाओ, ध्यान से देखते हैं हम लोग एक एक कंडीशन। ध्यान से देखो, सबसे पहले एकदम बेसिक कंडीशन को कवर करके हटा देते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमन बींग्स। ध्यान से देख लो, मेल के पास क्या है? एक्स वाई है। फीमेल के पास क्या है? एक्स एक्स है। अगर उसके पास एक्स एक्स ही है तो वो सिर्फ क्या दे सकती है? एक्स ही दे सकती है। लेकिन जो मेल है उसके पास एक्स और वाई दोनों है,
मतलब वो एक्स भी दे सकता है और वाई भी दे सकता है। मतलब स्पर्म्स में कभी एक्स क्रोमोसोम जाएगा तो कभी वाई क्रोमोसोम जाएगा, 50-50%। अगर यहाँ का एक्स और यहाँ का एक्स कंबाइन हो गया तो क्या बन जाएगा, एक्स एक्स में फीमेल बन जाएगी। बट अगर यहाँ का एक्स और यहाँ का वाई कंबाइन हो गया तो एक्स वाई में मेल बन जाएगा। ये है मेल हेट्रोगैमेटी का कंडीशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल ने दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स प्रोड्यूस किए। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है, ये हुआ आपका मेल हेट्रोगैमेटी का कंडीशन। वैसे ही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फीमेल हेट्रोगैमेटी। फीमेल हेट्रोगैमेटी में क्या होता है, तो देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स में आपको क्या समझना है, तो देखो पेरेंट्स जब हम लोग यहाँ पे लिए तो मेल कैसा था, होमोगैमेट्स है, यानी कि जेड जेड दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। फीमेल जो है वो क्या है, जेड और डब्ल्यू है। अब अभी आपने समझा क्या कि अगर दोनों अलील सेम है तो गैमेट में वही एक अलील जाएगा। देखो दोनों जेड जेड थे तो सिर्फ क्या आएगा गैमेट में, जेड, हाँ या ना। बट यहाँ पर आप देखो यहाँ पे जेड भी था और डब्ल्यू भी था, तो ये जेड आया ये डब्ल्यू आया। अब यहाँ से आया जेड, यहाँ से आया जेड, अगर जेड जेड हो गए तो क्या बन जाएगा, मेल। सेम अभी यहाँ पे आया जेड, यहाँ पे आया डब्ल्यू, ये क्या बन जाएगा, जेड डब्ल्यू से फीमेल। क्लियर बात है अभी यहाँ तक? ये एग्जाम्पल प्लीज नहीं भूलना, दिमाग में याद रखना कि सर मेल हेट्रोगैमेटी यानी कि ह्यूमन में हो जाएगा सर, और अगर फीमेल हेट्रोगैमेटी यानी कि बर्ड्स में हो जाएगा सर। क्लियर? इतना बात दिमाग में याद रखो, क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि किसमें हेट्रोगैमेट है, फीमेल का किसमें है, मेल का किसमें है। क्लियर बात है? अब यहाँ पे आ जाते हैं एक डिफरेंट टाइप जो कि है तुम्हारा सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी में थोड़ा सा कंडीशन अलग चलता है। अलग कंडीशन क्या चलता है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि कंडीशन क्या है। क्लियर है? चलो मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ देखना, वैसे आपको ये आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे भी कंडीशन है, मैं आपको समझा रहा हूँ बस। डिप्लॉइड जो होती हैं, डिप्लॉइड फीमेल बीज, ठीक है, और जो मेल होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, एप्लॉइड, एप्लॉइड मेल बीज। अब ये आप बहुत ध्यान से समझना वरना आपको ये समझ में नहीं आने वाला। क्लियर है? मैं पहले बोल रहा हूँ डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, 2n। 2n यहाँ पर कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो याद रखना है कि फीमेल में होते हैं 32। क्लियर है? 32, ठीक है। लेकिन जो मेल है वो है n। n में कितने क्रोमोसोम है बेटा, यहाँ पे 16, आधे होंगे ना। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, हमको इतना तो पता है ना कि ये तो हमने जो लिया वो क्या है, वो तो पेरेंट्स है, पेरेंट्स है। क्लियर बात है? पेरेंट्स से क्या आएगा, गैमेट। अब गैमेट के समय में क्या होता है, अगर आप 2n में हो तो आपको 2n से n में लाया जाता है, कब, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट के फॉर्मेशन के समय में आप 2n से कहाँ आ जाते हैं, n में। तो 2n से जब n आओगे तो क्या होगा बेटा आपका, ये जो 32 क्रोमोसोम्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे किसमें, दो हिस्सों में, 16 और 16। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक आपको? आगे आ जाए, जब ये डिवीजन हो गया 16-16, इसके बाद ध्यान से देखो, ये तो पहले से ही एन कंडीशन में है। एन कंडीशन में मतलब ये तो ऐसा का ऐसा ही जाएगा। क्यों? यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन ऑलरेडी एन है, अगर मियोसिस कर दोगे तो n/2 होगा, जो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो ये 16 का 16 ही आएगा किसमें, गैमेट में। क्लियर बात है यहाँ तक? अब कंडीशन देखो क्या होगी, कंडीशन को समझना बस प्लीज, अच्छे से ध्यान दो। यहाँ पे गैमेट बना, यहाँ का 16 और यहाँ का 16, ध्यान से दो, या फिर मैं इसको अलग अलग कर देता हूँ, देखो फोकस करो। देखो सपोज करो यहाँ का 16 और यहाँ जो मेल से 16 आया था, ये दोनों 16 और 16 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 32। और ये फिर से किस कंडीशन में चला गया, 2n, यानी कि क्या हो गया, डिप्लॉइड। और हमको तो पता है ना कि डिप्लॉइड कौन होते हैं, डिप्लॉइड होती है फीमेल, यानी कि यहाँ पे क्या बन गया, फीमेल। दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना? समझ में आया यहाँ तक ये 32 कैसे हुआ? बट क्या इस वाले के बारे में आप बताए, नहीं। सपोज कर लो कि अगर ये फीमेल भी थी तो ये भी एग था और ये भी आपका क्या था, एग था, बराबर बात है। और इसको आप मान लो मेल बोल रहे हो तो आप इसको मान लो कि ये स्पर्म था। क्लियर बात है? अब यहाँ से एग, यहाँ से स्पर्म, फर्टिलाइजेशन हुआ, 32 बना, डिप्लॉइड बने, यानी कि ये फीमेल बनी। यहाँ तक समझ में आ गया सर? इसका क्या हुआ, ये तो एक सिंगल एग रह गया ना। और ये एग वो हुआ जिसके लिए कोई स्पर्म ही नहीं है, कोई इसे फर्टिलाइज करने आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्पर्म जो था उसमें 16 था और वो दूसरे 16 के साथ कंबाइन हो चुका है, यानी कि ये ऐसा का ऐसा ही रह गया। यानी कि इसको तुम क्या बोलोगे, अनफर्टिलाइज्ड, अनफर्टिलाइज्ड एग। क्लियर? अब यहाँ तक दिमाग में गया? और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है 16 का, यही आगे जाके बनता है मेल। क्लियर? अभी दिमाग में जा रहा है, हाँ या ना? समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। इसीलिए तुम हनी बी के अंदर जब पढ़ते हो तो जा करके एक बार पढ़ना, क्या तीन अलग अलग कंडीशन दिखता है, एक दिखता है क्वीन बी, वर्कर बी एंड देन ड्रोन मेल। समझ में आ रहा है? जो कि अनफर्टिलाइज्ड एग है। क्लियर है? उसमें कभी फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। ठीक बात है? वही चीज तुमको यहाँ पर दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे ये है वो कंडीशन, प्लीज फोकस करना। देखो डिप्लॉइड फीमेल भी थी, मियोसिस करके क्या बनाया, एग। सेम हेप्लॉइड मेल भी था, वो क्या बनाया, स्पर्म। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन तो हुआ है कि नहीं, यहाँ देखो फर्टिलाइजेशन होगा, एग
और यहाँ से स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, बन गया फीमेल भी, कोई दिक्कत नहीं। बट इसका क्या हुआ, ये वाला एग तो वैसा का वैसा ही रह गया सर, नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं होने के कारण क्या बन गए, एप्लॉइड मेल बी बन गए। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आ गया हो। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए जो है वो है बेटा पेडिग्री एनालिसिस। मैं नहीं चाहता कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन छोड़ो। ये टॉपिक लगता लोगों को डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में ये टॉपिक बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। सबसे पहले देखते हैं बेसिक, व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस। तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस अगर मैं बोलूं तो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि जनरेशंस को स्टडी करना। जो भी अगर सपोज करो कि आप आगे जाकर के नीट क्रैक करते हो, डॉक्टर बनते हो, आपके पास कोई आएगा, कोई पेशेंट आया या उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, आप उससे पूछोगे ना कि क्या आपके फैमिली में किसी को जेनेटिक डिसऑर्डर था, उनके पेरेंट्स को है या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को है, किसी को भी, आप उनका हिस्ट्री लोगे। हिस्ट्री लेके जो आप एनालिसिस कर रहे हो उसी चीज को सिंपल भाषा में क्या बोला गया, पेडिग्री एनालिसिस। यानी कि आप ये पता करने का कोशिश करते हो कि एक्चुअली में वो डिजीज का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, क्या उनके पेरेंट्स में था या ग्रैंड पेरेंट्स में था। दिस इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर बात है अभी यहाँ तक? वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, देखो, रिकॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट इन सेवरल जनरेशन ऑफ अ ह्यूमन फैमिली। मतलब सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन को आप स्टडी करते हो एंड देन आप बताते हो भाई क्या, पेडिग्री एनालिसिस। एंड पेडिग्री एनालिसिस के अंदर में हम लोग सारे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जो कि जेनेटिकली आ सकते हैं, कौन कौन से डिसऑर्डर्स आ सकते हैं वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। बट उससे पहले आप इस चीज को समझो कि जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं उन सारे डिसऑर्डर्स का हिस्ट्री पता लगाना, उस चीज को एनालाइज करना कि वो किस जनरेशन से कहाँ पे कैसे आया, वो चीज को ही क्या बोला जाता है, पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर है? पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए तुमको छोटे छोटे कुछ कुछ जो उसके डिपिक्शन है, जो सिंबल्स हैं, उसको समझना पड़ेगा। सिंबल क्या है, ध्यान से देखना यहाँ पे। अगर आप एक स्क्वायर बनाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल, अगर आप एक सर्कल बनाते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं फीमेल, है ना। अगर ये कुछ इस तरीके का है, क्लियर है, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, तो आप इसको क्या बोल देते हो, सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर वो जो स्क्वायर है या वो जो सर्कल है अगर वो पूरे तरीके से भरा हुआ है, डार्क किया हुआ है, देन उसको हम लोग बोलते हैं अफेक्टेड। अगर वो आधा भरा हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर। तो ऐसे जितने भी ये सिंबल है, आई होप कि तुमको ये आता होगा, है ना। देखो जैसे कि ये वाला कंडीशन है तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि एक मेल है, एक फीमेल है, एंड देन ये जो आपको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि उनके दो बच्चे हुए, एक लड़का हुआ और एक लड़की हुई। क्लियर है? ऐसे ये वाला कंडीशन क्या दिखाना चाहता है कि एक मेल था, एक फीमेल था, उनका एक लड़का हुआ, लेकिन वो लड़का क्या है, अफेक्टेड है। क्लियर बात है? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये बेसिक से सिंबल्स हैं जो कि आई होप कि आपको आता होगा। अब कुछ बेसिक से बात हम लोग कर लेते हैं कि सर डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूँ। देखो, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो वो किस में हुए होंगे, जीन्स में। जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोजोम पे। जरा क्रोमोजोम का बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनना। मैं एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि आपको अगर नहीं भी आता हो ना तो आप इसको आसानी से समझ पाओ। क्लियर है? ध्यान से देखो, क्रोमोजोम हमारे पास दो होते हैं, कौन से दो, एक है ऑटोजोमल, ऑटोजोमल क्रोमोजोम्स या फिर ऑटोजोम्स। क्लियर है? अगर आप इसको ऑटोजोमल ना लिखना चाहो तो आप इसको लिख दो ऑटोजोम्स। क्लियर है? ध्यान से देखना, फोकस। ये हो गया आपका ऑटोजोम्स, ठीक बात है। और दूसरा आपका होता है बेटा सेक्स क्रोमोजोम। क्लियर बात है? ऑटोजोम शुरू के 22 पेयर्स होते हैं। मैं ये बार बार नहीं बताऊंगा बेटा कि हमारे में क्रोमोजोम 23 पेयर है। क्लियर है ना? ये बहुत बेसिक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आना चाहिए। ऑटोजोम 22 पेयर है। सेक्स क्रोमोजोम कितना है, वन पेयर है सर, केवल वन पेयर, आइदर एक्स एक्स और एक्स वाई। क्लियर बात है यहाँ तक? ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुनो, कितना ईजी है ये चीज। ऑटोजोम में अगर कोई क्रोमोजोम, कोई जीन में दिक्कत हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। क्लियर है? डिसऑर्डर। अगर ऑटोजोम में कोई प्रॉब्लम आता है तो, समझ में आ रहा है? यानी कि शुरू के 22 पेयर क्रोमोजोम में अगर कोई डिसऑर्डर हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल डिसऑर्डर। सिमिलरली अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम बोलो या फिर सेक्स क्रोमोजोम बोलो, उसमें अगर कोई डिसऑर्डर होता है तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। क्लियर है? यहाँ तक दिमाग में जा रहा है? अब हम लोगों ने एक्स लिंक्ड ही क्यों बोला, सर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो आप एक्स वाई पढ़ाए हो, वाई भी तो है, तो क्या बेटा हमारे सिलेबस में वाई लिंक क्रोमोसोम का कोई डिसऑर्डर है? आंसर इज नो। हमारे सिलेबस में कोई भी वाई लिंक डिसऑर्डर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? बोर्ड में आपको कोई भी वाई लिंक डिसऑर्डर को पढ़ने का जरूरत ही नहीं है ना। तो बस आप ध्यान से देखो। अब ऑटोजोमल डिसऑर्डर को अगेन हम लोग दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। क्यों? याद करो क्लास का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, जीन्स अगर एक्सप्रेस हो रहे हैं F1 में
तो आप क्या बोल दिए थे, डोमिनेंट। फिर आया था रेसेसिव, बस वही है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है डोमिनेंट और दूसरा हो सकता है रेसेसिव। क्लियर हो गया बात अभी यहाँ तक। सेम ऐसा ही जो ये एक्स लिंक डिसऑर्डर है, ये भी आपका दो प्रकार का हो सकता है। क्या दो प्रकार, ये आपका हो सकता है, सॉरी ना, ध्यान से देखना बेटा प्लीज, ये होगा आपका डोमिनेंट, डोमिनेंट एंड दूसरा हो सकता है रेसेसिव। क्लियर, यहाँ तक दिमाग में जा रहा है आपके। यानी कि डिसऑर्डर कौन हो गए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, सिमिलरली एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव। चार टाइप के डिसऑर्डर हमको डायरेक्टली पढ़ने हैं। क्लियर हो रहा है अभी यहाँ तक का बात। अभी आगे हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर एंड देन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल बस मैं आपको पेडिग्री एनालिसिस समझाने के लिए ये चीज समझाना चाह रहा हूँ। क्लियर है, ध्यान से देखो। जब आप लोग इस चीज को पढ़ लिए हो, अब आपको ये चीज समझ में आ गया है, तो आप ध्यान से देखो कि ऑटोसोमल दो प्रकार के हुए, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव। सिमिलरली एक्स लिंक दो प्रकार के हुए, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव। क्लियर है, जब आपको ये चीज समझ में आ गया तो वही चीज आपको यहाँ पर समझाया जा रहा है। ध्यान से देखना क्या बोल रहा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रेसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट एंड एक्स लिंक रेसेसिव। पांचवा वाई लिंक जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे पता चलेगा कि एक्स लिंक क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कैसे पता करें, वो सब चीज के लिए होल्ड करो, मैं दूंगा। बस देखो, वेट वेट करो बस, आ जाओ, चलो उसी पे बात करते हैं। देखो, ये सिंपल सा एक पेडिग्री है, वो पता करने का एक तरीका है। तरीका क्या है, बहुत ध्यान से प्लीज, बार बार बोल रहा हूँ, फोकस करो। ये सेम चीज आपको मैं कहाँ पे पढ़ाया हूँ, ऑफलाइन बैचेस में भी आपको ये सेम चीज मिली है। ध्यान से देखना प्लीज, और बताना मेरे को अगर आपको समझ में आया कि नहीं है। अगर हमको पता करना है कि सर ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे पता चलेगा, पहला कंडीशन, डोंट स्किप जनरेशन, जनरेशन स्किप नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये पता करना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो आप इस चीज को ध्यान दो, वो डिजीज हर जनरेशन में हो रहा होगा, हर जनरेशन में उस डिजीज, आप उस डिजीज को देख पा रहे होंगे, तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट होने के चांसेस है। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा यहाँ पे, कब, जब आपको दिख रहा होगा कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, यानी कि पेरेंट्स तो अफेक्टेड हैं लेकिन उनके बच्चे अफेक्टेड नहीं है। क्लियर है, मैं आपको अभी समझाऊंगा, अभी आपको एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, सॉल्व करना कैसे है वो भी सिखाऊंगा, हर चीज सिखाऊंगा, टेंशन मत लेना बेटा। क्लियर है, अगला है ऑटोसोमल रेसेसिव। ऑटोसोमल रेसेसिव को कैसे पता करें, तो इसका फर्स्ट कंडीशन क्या है, स्किप्स जनरेशन, जनरेशन को क्या करेगा, स्किप करेगा, यानी कि अगर एक जनरेशन में है तो अगले जनरेशन में नहीं होगा, है ना, फिर उस जनरेशन में नहीं है तो अगले जनरेशन में होगा, फिर उस जनरेशन में आ गया तो अगले जनरेशन में नहीं होगा, ये है स्किप जनरेशन, है ना। और दूसरा कंडीशन, कंफर्मेशन कैसे करेंगे, तो कंफर्मेशन करने के लिए क्या है, सॉरी, है ना, ध्यान से देखो, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन, मतलब अगर उसके पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं तो उसके बच्चे अफेक्टेड हो सकते हैं। क्लियर है, ये दोनों को मर्ज मत कर देना, यहाँ लिखा है अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, और यहाँ लिखा है अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। ठीक है, अब एक्स लिंक को कैसे पता करें, एक्स लिंक भी दो प्रकार के थे, एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रेसेसिव। एक्स लिंक डोमिनेंट क्या है, तो डिजीज नेवर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम फादर टू सन, कभी भी डिजीज फादर से सन की ओर नहीं जाएगा डोमिनेंट में। दूसरा क्या है, ऑल डॉटर्स, ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन का चीज है, ध्यान से देखो क्या बोला, ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, मतलब अगर कोई फादर अफेक्टेड है तो उसके जितनी भी बेटियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट, दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। एक्स लिंक्ड रिसेसिव हमको क्या बोलता है, इसका फर्स्ट कंडीशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, और आधे क्वेश्चन तो आप इसके इसी से सॉल्व कर दोगे। क्या, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, मतलब अगर आपको किसी पेडिग्री में दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेल्स ज्यादा अफेक्टेड है, तो आप बेझिझक, अगर आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो आप उसमें तुक्का मार सकते हो, किस चीज के ऊपर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन एक्स लिंक्ड में ये बोलता है कि भाई डिजीज जो है वो मदर से कहाँ जाएगा, सन में, एंड फादर से कहाँ जाएगा, डॉटर में। ये बात अपने दिमाग में याद रखना, एक्स लिंक्ड ऐसे याद कर लो, मदर से सन, है ना, एंड फादर से डॉटर। क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात। अब चलो, ये तो हमने पढ़ लिया, आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कैसे समझ में आएगा। सपोज मान लो कि आपको ऐसा एक पेडिग्री दे दिया, अब आपको पता करना है यार कि ये कौन सा है। क्लियर बात है, ये एक पेडिग्री का मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक पूरा फैमिली का जनरेशन दिखाया, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, देन सेकंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन। मैंने आपको अभी सिखाया था, देखो हम लोग पता कैसे करें, तो अभी मैं बताया था कि डिसऑर्डर हमारे पास टोटल कितने हैं, चार टाइप। चार टाइप कौन कौन से हैं, जल्दी जल्दी फटाफट याद करें। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव हो सकता है। ये चार ही तो हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। बट हम लोग स्टडी करेंगे, और मैं तुमको जो तरीका सिखा रहा हूँ ना, प्लीज उसको वैसे ही मानने का कोशिश करना, ताकि आपको वो चीज एकदम इजीली क्लियर हो जाए। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, मान लो कि जो भी आपको दिया हुआ है वो एक्सीलेंट है, ऑटोजोमल मत मानो,
मान लो कि जो भी आपको दिया है वो एक्स लिंक्ड है। क्लियर बात है। एक्स लिंक्ड मानने से फायदा क्या है, क्यों मानूं मैं आपका बात, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया बेटा अगर कोई डिसऑर्डर एक्स लिंक्ड होगा तो उसमें जो डिसऑर्डर है वो मदर से कहाँ जा रहा होगा, सन में, और फादर से कहाँ जा रहा होगा, डॉटर में। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मदर अफेक्टेड है तो उसका सन अफेक्टेड होना चाहिए, और अगर फादर अफेक्टेड है तो उसकी डॉटर अफेक्टेड होनी चाहिए, हाँ या ना। अब देखो आप यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, अफेक्टेड मदर। अब मदर से यहाँ पे इसका बेटा तो अफेक्टेड दिख रहा है, लेकिन ये वाला बेटा तो अफेक्टेड नहीं दिख रहा है। मतलब सर समझ नहीं आया, कोई बात, फोकस। मान लो कि अगर ये अफेक्टेड है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स एच एक्स एच। अगर मैं ये मान रहा हूँ कि ये एक्स लिंक्ड है, मैंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया, है ये ऑटोजोमल डोमिनेंट वो मैं देख के बता सकता हूँ, बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। तो एक्स एच मैंने इसको मान लिया, और ये मेल है तो इसको मैंने क्या मान लिया, एक्स वाई, अनअफेक्टेड। क्लियर बात है। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे इसका जीन लिखूंगा तो ये इसको, ये अगर लड़का है तो इसको एक्स कहाँ से मिलना है, माँ से, और इसकी माँ के तो दोनों जीन अफेक्टेड है, दोनों जीन अफेक्टेड है, मतलब इसके में तो एक्स एच आना चाहिए था, और अगर इसके में एक्स एच आता तो ये अफेक्टेड होना चाहिए था, पर ये तो अफेक्टेड हुआ ही नहीं। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड है ही नहीं। ये क्या है एक्चुअली में, ये एक्चुअली में ऑटोजोमल है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली में क्या है, ऑटोजोमल है। अब ऑटोजोमल है पता चल गया तो इसके अंदर कौन से कंडीशन है, दो, कौन से दो कंडीशन, डोमिनेंट या रिसेसिव। कैसे पता करें डोमिनेंट है कि रिसेसिव, क्या बोला था, डोंट स्किप जनरेशन। हर जनरेशन में तुमको डिजीज दिख रहा है, देखो इस जनरेशन में डिजीज है, हाँ है, इस जनरेशन में है, हाँ है, इस जनरेशन में है, हाँ है। अगर तीनों जनरेशन में है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सर कि ये एक डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्लियर बात है, हाँ या ना। और मैं इसके लिए क्या समझाया था, देखो ऑटोजोमल डोमिनेंट के लिए दूसरा कंडीशन था कि अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। देखो क्या यहाँ पे ऐसा हुआ, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो अफेक्टेड पेरेंट है बट इसका कोई भी बच्चा अफेक्टेड नहीं है। क्लियर बात है, मतलब अफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। क्लियर है, दोनों ही कंडीशन से मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। आ जाओ दूसरा कंडीशन देखते हैं। सपोज आपको ये कंडीशन दे दिया, अब इस कंडीशन में वैसे तो देख के ही समझ में आ रहा है क्या, जनरेशन स्किप हो रहा है। जनरेशन स्किप होने का मतलब क्या है, ये कंडीशन मेरे को कहीं ना कहीं तो क्या लग रहा है, रिसेसिव। क्यों, मैंने अभी बताया था आपको, स्किप्स जनरेशन। देखो ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या लिखा हुआ है, स्किप जनरेशन। अब देखते हैं कि ये एक्चुअली में ऑटोजोमल है कि नहीं। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्या मान लो, जो भी आपको दिया है उसको एक्स लिंक्ड मान लो कि वो एक्स लिंक्ड है। एक्स लिंक्ड है क्यों मानने बोला था, याद है, फिर भूल गए। एक्स लिंक्ड होगा तो मदर से कहाँ जाएगा, सन, फादर से कहाँ जाएगा, डॉटर। क्लियर बात है। मदर अगर अफेक्टेड है तो इसका बेटा अफेक्टेड होना चाहिए था, क्या वो अफेक्टेड है, द आंसर इज नो। इसका मतलब कि ये एक्स लिंक्ड नहीं है, इसका मतलब कि ये क्या है, ऑटोजोमल है। और ऑटोजोमल में मेरे को ये रिसेसिव पहले से पता चल गया था, क्यों, क्योंकि इसने जनरेशन को स्किप किया है। समझ में आया कि नहीं आया। और दूसरा कंडीशन क्या था, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अफेक्टेड इंडिविजुअल। दोनों ही चीजें समझा दिया। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ तीसरे कंडीशन में। तीसरा कंडीशन, अब देखो इतना बड़ा पेडिग्री चार्ट दे दिया, आधे लोग को टेंशन आ गया, अरे बाप रे ये कैसे बनेगा, 5 जनरेशन दिया हुआ है, कैसे पता करें ये वो फलाना ढिमका। कुछ नहीं, क्या बोला था मैंने आपको, देखो जरा, अगर आप फोकस करो ना तो एकदम ईजी है। कितना ईजी है मैं आपको समझाऊं, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, मेल अफेक्टेड, सब जगह क्या दिख रहा है आपको, मेल अफेक्टेड। क्या बोला था मैं आपको, एक बार देख के ही क्लियर कर सकते हो। कैसे क्लियर कर सकते हो, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, ये किसका कंडीशन था, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का कंडीशन। समझ में आ रहा है, हाँ या ना, क्लियर है। अब आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि सर मैं कैसे मान लूँ कि एक्स लिंक्ड ही है, ऑटोजोमल भी तो हो सकता है। तो बोला बिल्कुल हो सकता है, चलो ट्राई करके देखते हैं, है ना, ट्राई करके देखते हैं। आजा, अगर यहाँ पर फादर अफेक्टेड है, बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा आपको मैं पहले एक और चीज़ समझा देता हूँ, आजा, ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, है ना। जीनोटाइप निकालना आपको आना चाहिए ना, जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप। देखो एक्स लिंक्ड में जीनोटाइप तो आपको पता है कि अगर मेल होगा तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, दो कंडीशन मैं पहले ही आपको बताता हूँ। मेल या तो अनअफेक्टेड होगा, या तो अनअफेक्टेड, या तो मेल क्या होगा बेटा, अफेक्टेड। ठीक है ना, ये मैं किसका कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैं एक्स लिंक्ड का कंडीशन बता रहा हूँ, एक्स लिंक्ड। क्लियर है, अनअफेक्टेड होगा तो आप इसको नॉर्मल क्या लिख सकते हो, एक्स वाई, और अगर ये अफेक्टेड होगा तो ये एक्स एच वाई होगा। अब क्वेश्चन आता है सर आप कैरियर क्यों नहीं बोल रहे हो, क्योंकि कैरियर हो ही नहीं सकता बेटा, एक्स लिंक में मेल कैन नॉट बी अ कैरियर। क्यों, क्योंकि उसके पास केवल एक एक्स क्रोमोसोम है और उसी में दिक्कत हो गया तो वो अफेक्टेड ही होगा। समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारे में दूसरा क्रोमोसोम कौन सा है, वाई है,
और वाई क्रोमोसोम का हमारे में कोई डिजीज नहीं है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड में दूसरा कंडीशन किसका आता है, फीमेल, फीमेल, है ना। फीमेल यहाँ पे क्या हो सकती है, तीन कंडीशन आता है। क्या क्या तीन कंडीशन है, फीमेल कैन बी अनअफेक्टेड, अनअफेक्टेड बोलो या फिर नॉर्मल, है ना, दोनों बात सेम है। इट कैन बी कैरियर, कैरियर भी हो सकती हैं, और इट कैन बी अफेक्टेड ऑल्सो। अफेक्टेड कैसे, अफेक्टेड कैसे, देखो, देखो ये जो एच मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये किसी डिजीज के लिए, जैसे यहाँ पे मैं एच लिख दिया तो ये एग्जांपल ले लो कि मैं हेमोफीलिया के लिए लिख रहा हूँ। जैसे आप कलर ब्लाइंडनेस के लिए लिखोगे तो आप एक्स सी लिख सकते हो, है ना, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ठीक है, अनअफेक्टेड है बेटा, अनअफेक्टेड है तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपल लिखेंगे एक्स एक्स, क्लियर बात है। अगर कैरियर होंगी तो दो में से कोई एक जीन या एक क्रोमोजोम अफेक्टेड हो जाएगा, जैसे कि एक्स एच एक्स, क्लियर है। और अगर अफेक्टेड होंगी तो इनके दोनों क्रोमोजोम अफेक्टेड हो जाएंगे, क्लियर है। इसका मतलब है कि फीमेल कैन बी अ कैरियर, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, समझ में आ रहा है। ये जीनोटाइप जो मैंने आपको बताया किसके लिए है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्स लिंक्ड के लिए है, ऑटोजोमल के लिए नहीं है। मैं अभी आपको ऑटोजोमल समझाऊंगा, क्लियर है। आ जाओ ध्यान से देखो, अब अगर आपको ये चीज क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ पे स्टडी करके आपको समझा देता हूँ। देखो, एक्स लिंक डोमिनेंट का कंडीशन आपको याद है क्या, एक बार कंडीशन आपको दिखाता हूँ। देखो, एक्स लिंक डोमिनेंट हमको क्या बोला था, एक्स लिंक डोमिनेंट हमको बोला था कि सर ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड, यानी कि अगर कोई फादर अफेक्टेड है तो उसकी जितनी बेटियां होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी, अफेक्टेड ही होंगी। ये बात बोला था ना ऑटोजोमल डोमिनेंट में। क्या यहाँ पे आपको सारी बेटियां अफेक्टेड दिख रही है, देखो ये रहे आपके फादर साहब, ये देखो ये है फादर साहब, ये रही इनकी बेटियां, एक बेटी दूसरी बेटी, मेरे को तो दोनों ही बेटी अफेक्टेड नहीं दिख रही, आया ना। अगर दोनों ही अफेक्टेड नहीं है तो मैं कैसे बोल दूं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, आया ना। तो हमारे सिलेबस में क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, पहला चीज। दूसरा चीज, चलो दोबारा चेक करते, फोकस करना बस फोकस, ठीक है। आओ देखो ध्यान से, मेरे को ये प्रूफ करना है कि ये डोमिनेंट, ये आपका आ गया कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये प्रूफ करना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को मैं प्रूफ करने के लिए इसको अफेक्टेड माना हूं, एक्स एच वाई दिख रहा है अफेक्टेड, क्लियर है, माना नहीं। एंड यहाँ पर अगर आप कोई सा भी नॉर्मल कंडीशन लो, सपोज कर लो कि मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, क्लियर है। अच्छा यहाँ पे एक्स एक्स कैसे आया, उसके लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, है ना। यहाँ से जाना पड़ेगा तो आप इसको नॉर्मल दिख रहा है तो आप इसको एक्स वाई लोगे, लेकिन यहाँ पे आप इसको क्या लोगे, एक्स एक्स, नॉर्मल दिख रहा है वो लोगे। नॉर्मल नहीं है बेटा, कैसे नहीं है नॉर्मल, सर यहाँ पे ये अफेक्टेड दिख रहा है, अफेक्टेड दिख रहा है, और मेल में एक्स क्रोमोसोम कहाँ से आता है, माँ से आता है। इसका मतलब है कि ये माँ कैसी है, कैरियर है। अगर ये माँ कैरियर है ना, अगर ये माँ कैरियर है तो हो सकता है कि यहाँ पे ये एक्स एक्स में कोई एक कैरियर जीन दे दिए। वैसे तो अगर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको एक्स एक्स मान के चल सकते हैं, नॉर्मल, क्लियर है। अगर इसके जनरेशन में आगे दिख रहा होता कि डिजीज जा रहा है तब हम लोग उसको बोल सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो डिजीज नहीं आया तो हम लोग इसको नॉर्मल लिए, इसको भी नॉर्मल लिए। अब इसको नॉर्मल लिए तो बहुत ध्यान से देखो, इनकी जो बेटियां हैं, ये बेटियां क्या बन गई, कैरियर। ये जो बेटी होगी ये भी क्या बनेगी, कैरियर, अफेक्टेड नहीं, कैरियर, है ना। लेकिन अब देखो ये कैरियर है, ये वाली लड़की कैरियर है, बट ये जो लड़का है ये तो एक्स वाई नॉर्मल है, और इनका बेटा कैसा हो गया अफेक्टेड, क्यों, एक्स एच वाई, यहाँ से आ गया एक्स एच, है दिमाग में भी बात, हाँ या ना। इसका मतलब है कि जो डिजीज है वो किस ऑर्डर में जा रहा है, एक्स वाई, यानी कि सेक्स लिंक के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ऑटोजोमल को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और सेक्स लिंक्ड अगर ये है, ये मेरे को पता है, तो मैं ये देख के बता सकता हूँ ना कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, क्यों, डोमिनेंट तो है नहीं, क्यों, क्योंकि अगर फादर अफेक्टेड होता तो उसकी सारी बेटियां अफेक्टेड होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है ना। डिजीज मदर से सन की ओर जा रहा है और फादर से डॉटर की ओर जा रहा है, ये भी मेरे को दिख रहा है, क्लियर बात है। तो सब चीज अगर आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, प्लीज इस चीज को समझो कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव था। अब कुछ चीजें मैं आपको समझा देता हूँ ऑटोजोमल में, ठीक है। ऑटोजोमल के लिए क्या कंडीशन है मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ताकि आप जीनोटाइप का क्वेश्चन भी अगर आए, छोड़ना कुछ नहीं है बेटा, छोड़ना ही नहीं है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब है कि आपका स्कोर अच्छा ही आना चाहिए। इसकी इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना। आगे आओ, अब ध्यान से देखो, ऑटोजोमल के लिए हम लोगों को अगर सीखना है, ऑटोजोमल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, प्लीज फोकस करना, है ना। ऑटोजोमल के लिए तीन कंडीशन आता है मेल का, क्या तीन कंडीशन देखना ध्यान से, यहाँ पे एक्स वाई मत लिख देना प्लीज, फोकस। अब ऑटोजोमल में एक होता है आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट, है ना, और दूसरा होता है आपका फोकस, दूसरा होता है बेटा आपका ऑटोजोमल रिसेसिव, क्लियर है। अब इसमें तीन कंडीशन क्या है, या तो वो अफेक्टेड होगा, है ना, या तो वो अनअफेक्टेड होगा, है ना, या फिर वो क्या होगा, कैरियर होगा, क्लियर है, यही तीन कंडीशन होता है।
अफेक्टेड है और अगर डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए हम लोग कौन सा लेटर यूज करते थे, कैपिटल, है ना। तो अफेक्टेड होगा तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए। अनअफेक्टेड होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ए स्मॉल ए। लेकिन अगर कैरियर होगा तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक? ये मैं जीनोटाइप सिखा रहा हूँ, जीनोटाइप, जीनोटाइप। अगर किसी का पूछ दिया कि बताओ इसका जीनोटाइप बताओ, है ना, अभी मैं क्वेश्चन देता हूँ, चलो देखते हैं। ऑटोजोमल डोमिनेंट यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ऑटोजोमल रिसेसिव है तो क्या करेंगे, ऑटोजोमल रिसेसिव है, अच्छा फीमेल का तो बात किया ही नहीं, आ जाओ फीमेल का भी बात कर लेते हैं। फीमेल में भी वैसे भी क्या होगा, सेमी कंडीशन होगा। क्यों, मेल फीमेल के लिए ऑटोजोमल चेंज होता है क्या, बताओ मेरे को। हम लोग मेल फीमेल बात कब करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे ना। तो ये जो रहेगा ये तो सेम ही रहेगा। यहाँ पे अगर फीमेल अफेक्टेड हो गई तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, अफेक्टेड के लिए कैपिटल है ना। अनअफेक्टेड हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल ए। एंड कैरियर हो गई तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैरियर के लिए हम लोग लिखेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए। सेम ही रहेगा दोनों के लिए, क्लियर बात है। सेम ऐसे ही यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए क्या है, सेमी कंडीशन है। क्या कंडीशन है, फिर से तीन कंडीशन आएगा क्योंकि हम लोग रेसेसिव पढ़ रहे हैं इस बार। रेसेसिव है तो क्या होगा, फिर से वही कंडीशन, अफेक्टेड, कैरियर, कैरियर एंड अनअफेक्टेड। दिमाग में गया इतना बात। अगर ये तीन कंडीशन है तो कैसे रिप्रेजेंट करें, अफेक्टेड को रिप्रेजेंट, रेसेसिव है इस बार, रेसेसिव कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए। कैरियर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम कैपिटल ए स्मॉल ए। बट अनअफेक्टेड को आप रिप्रेजेंट करोगे कैपिटल ए। दिमाग में गया इतना बात। अगर इतना बात दिमाग में चला गया है, आ जाओ फटाक से इसमें, फटाक से। सपोज कर लो, सपोज हमको बोल दिया जाए कि आप इसका मेरे को जीनोटाइप निकाल के बताओ, इसका जीनोटाइप निकाल के बताओ। किसी का भी बोल सकता है ना, नंबर दे सकता है 1 2 3 4, अभी हम लोग देखेंगे वो भी। आ जाओ एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हमको इसका जीनोटाइप निकालना है, इसका जीनोटाइप हम कब निकाल पाएंगे, जब हम इसका निकालेंगे। इसका जीनोटाइप हम कब निकाल पाएंगे, जब हमको पता होगा कि ये डिजीज कौन सा है। डिजीज कौन सा है, ऑटोजोमल रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब क्या हुआ कि जितने भी अफेक्टेड है, जितने भी अफेक्टेड है, एक सेकंड ना मैं इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में क्लियर है। हमको इन तीन का निकाल के बताना है। तो देखो, रिसेसिव है, हमको पता है कि ये रिसेसिव है, तो अफेक्टेड अगर कोई है तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल ए से। क्लियर बात है। और जहां पर ये है खाली है या अनअफेक्टेड हमको दिख रहा है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल ए से। क्लियर है। हो सकता है कि वो कैरियर हो, बट लेट्स सी, चेक करते हैं हम लोग। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको दिख रहा है कि अगर ये कैपिटल है यहाँ से स्मॉल है, इसका मतलब है कि ये क्या है, कैरियर है। ये भी क्या है, कैरियर है। क्यों, एक यहाँ से आएगा तो एक यहाँ से आएगा, है ना। सिमिलरली एक यहाँ से आएगा तो एक यहाँ से आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल ए स्मॉल है। यहाँ पर भी हमको क्या दिख रहा है, कैपिटल ए स्मॉल है। क्लियर बात है। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या, देखो ये हमको अफेक्टेड दिख रहा है, अफेक्टेड है और रेसेसिव है, इसका मतलब है कि ये स्मॉल है। अगर ये स्मॉल ए है तो यहाँ पर भी एक स्मॉल होना पड़ेगा, मजबूरी है ये, मजबूरी है। अगर इसके पास से स्मॉल आएगा एक और इसके पास से आएगा तब तो ये स्मॉल ए बनेगा ना बेटा। ऐसी थोड़ी होगा कि एक ही से आएगा और अफेक्टेड हो जाएगा, नहीं होगा। अब समझ गए आप कि इसका भी आप निकाल सकते थे। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर ये दोनों मेरे को अफेक्टेड नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए क्या लिख सकते हैं, या तो ये कैपिटल ए हो जाएंगे अनअफेक्टेड, आया ना, या फिर ये लोग कैरियर भी हो सकते हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए। दिमाग में गया इतना बात, हाँ या ना, क्लियर है। आप निकाल सकते हो अब ये चीज, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। एक बार डोमिनेंट में भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, आ जाओ। ये आपको पता चल गया था कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, लेट्स प्रैक्टिस, फोकस। देखो ध्यान से, सपोज करो मेरे को बोल देगा, सपोज, है ना, आपको ये पता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, क्लियर है। मैं ये सब इरेज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो, ध्यान दो। अब हमको पता करना है कि भाई सपोज करो हमको बोल दे कि ये थर्ड नंबर के बारे में बताओ। ये थर्ड नंबर जो हमारा है, फोकस, ये थर्ड नंबर जो हमारा है, ये थर्ड नंबर जो है, ये जो है, इनके बारे में मेरे को बता दो। फिर से वही बोलूंगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट के बारे में हम लोग क्या बात की, जो अफेक्टेड होंगे उनको हम लोग डायरेक्ट मार्क कर देंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए। यहाँ भी क्या होगा, कैपिटल ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब ये सब आप मार्क कर सकते हैं, ये सारे आपको इजीली हो जाएंगे। जो अफेक्टेड है उनको तो कैपिटल ए मार्क करें, ये सबसे इजी है। समझ में आ रहा है क्या यहाँ तक। अब जो अनअफेक्टेड है उनको चेक करते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरा कुछ ख्याल होगा ही नहीं, मैं डायरेक्ट आंसर मार दूंगा, भाई ये कैपिटल है स्मॉल ए ही होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि देखो इसका ये फादर है, ये अनअफेक्टेड दिख रहा है, मैं इसको क्या ले सकता हूँ, स्मॉल ए। क्लियर बात है ना। और जैसे ही मैं इसको स्मॉल लूंगा, एक तरफ यहाँ से कैपिटल और यहाँ से स्मॉल, क्या आ जाएगा, कैपिटल है स्मॉल है, एंड वो कैरियर हो जाएगा, अफेक्टेड नहीं है। क्लियर बात है, दिमाग में जा रहा है अभी यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, अगर क्वेश्चन तुमको इसके बारे में पूछता तो
है ना। इसके बारे में पूछता तो क्या समझ में आ रहा है, देखो ये तो कैपिटल है अफेक्टेड है, बट इसके कोई भी बच्चे अफेक्टेड नहीं है। बच्चे अफेक्टेड नहीं है तो क्या होने चाहिए थे, स्मॉल ए, बट दोनों स्मॉल ए हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो ये कैपिटल आएगा ही आएगा। इसका मतलब है कि इसके सारे बच्चे क्या होने वाले हैं, कैरियर। और ये कैरियर कब होंगे, कब होंगे, जब इसके पास स्मॉल ए होगा तब। अभी दिमाग में जा रहा है हाँ या ना, गया कि नहीं गया, क्लियर है, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका पेडिग्री एनालिसिस बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे चल रहे हैं डिसऑर्डर्स पे, ठीक है। छोटा टॉपिक है, ये भी कवर करते हैं। आ जाओ ध्यान ध्यान से देखो। डिसऑर्डर्स में हमारे पास मेनली दो टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, कवर करो, आ जाओ। मेनली एक है मेंडेलियन और दूसरा है क्रोमोसोमल, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर किसके ऊपर काम कर रहा था, सिंगल जीन या फिर मेंडल के ऊपर। मेंडल क्या बोला था, फैक्टर्स, तो हमेशा इसमें जीन का बात होगा। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डिसऑर्डर किसमें आ गया, पूरे क्रोमोसोम में ही डिसऑर्डर है। अगर एक जीन में डिसऑर्डर है तो दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर, और अगर पूरे क्रोमोसोम में डिसऑर्डर है तो दैट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर मेंडेलियन है तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेशन या म्यूटेशन हुआ है किसमें, सिंगल जीन में। एक ही जीन में अगर दिक्कत आए दैट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल कब बोलेंगे, जब यहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस, एक्सेस, एबनॉर्मेलिटी ऑफ वन और मोर क्रोमोजोम, नॉट जीन। जीन में अगर होता तो वो मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आया होता। क्रोमोजोम ही पूरा दिक्कत हो गया, या तो क्रोमोजोम एब्सेंट है, या तो क्रोमोजोम एक्सेस है, या तो क्रोमोजोम में कोई एबनॉर्मेलिटी है। इन कंडीशन को बोला जाता है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर, क्लियर है। मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आपको हेमोफीलिया कवर करना है, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकेटोन्यूरिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस आपके सिलेबस में बहुत कम पूछता है, क्लियर है। आगे आ जाए, क्रोमोजोमल में आपको कौन कौन से कवर करने हैं, तीन आपके सिलेबस में, तीन मेन है, क्लिनफेल्टर, टर्नर, डाउन, तीनों। देखो पहला है डाउन सिंड्रोम या फिर मंगोलिज्म, क्लियर बात है। पटाऊ आपके सिलेबस में नहीं है, क्रीडुचैट नहीं है, क्लिनफेल्टर है आपके में, वेरी गुड। एंड देन एक है आपके पास कौन सा, टर्नर, क्लियर है। तीनों हम लोग कवर करने वाले हैं, क्लियर है। आ जाओ एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे हेमोफीलिया। हेमोफीलिया के बारे में हमको क्या क्या पता है और क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से। सबसे पहले आपको देखना है हेमोफीलिया क्या होता है। तो हेमोफीलिया का दूसरा नाम होता है बेटा ब्लीडर्स डिजीज। कई बार ये छोटे छोटे टॉपिक हम लोग को पता करने होते हैं, क्यों, अगर हमको ये चीज नहीं पता है और वो ब्लीडर डिजीज नाम लेके पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी, नाम याद कर लो। दूसरा क्या याद करना है इसके बारे में, तो पहला याद करो यार, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आपको एक हैक दूं क्या, हैक क्या है पता है, हमारे सिलेबस में कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर है ही नहीं, कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में है ही नहीं। एक का नाम छुपा के दिया है। पेडिग्री एनालिसिस जाकर के पढ़ोगे तो पेडिग्री एनालिसिस में एनसीईआरटी एक डायग्राम दिया है और उसके नीचे एक डायग्राम दे करके एक डिस्ट्रॉफी, कौन सा, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, ये एक नाम आपको दिया है। इस नाम को आप केवल याद करके चले जाओ, मायोटॉनिक डिस्ट्रॉफी, ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये सर आपका ऑटोजोमल डोमिनेंट है, इकलौता डोमिनेंट जो हमारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके अलावा कोई भी डोमिनेंट डिसऑर्डर हमारे सिलेबस में है ही नहीं, आइदर ऑटोजोमल रिसेसिव और एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, है ना, डोमिनेंट है ही नहीं हमारे पास, क्लियर है, याद रखना। अब देखो हेमोफीलिया के बारे में बात की तो हेमोफीलिया क्या है, एक एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, shows its transmission from unaffected carrier female, बहुत इंपॉर्टेंट है, unaffected carrier female to some of the male progeny। क्यों मेल, मेल एक्सलिंक्ड रिसेसिव, मेल्स आर मोर अफेक्टेड, पढ़ो यही तो लिखा है बेटा, रिलेट करो, एकदम इजी हो जाएगा। इनहेरिटेड थ्रू, किसके थ्रू इनहेरिट हुआ, एक्सलिंक्ड रिसेसिव जीन के थ्रू इनहेरिट हुआ है। एक्सप्रेस्ड इन मेल्स, कैरीड थ्रू फीमेल, फीमेल कैरी करके मेल को डिसऑर्डर दे दे रही है, जीवन का राज हो गया भैया, लड़की के पीछे भागे, लड़की ऐसी तैसी कर गई है ना, दिमाग में गया कि नहीं। आ जाओ, अगला जो डिसऑर्डर हमको पढ़ना है वो है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस के बारे में अगेन मैं आपको ज्यादा बात नहीं बताऊंगा, क्यों, सेम ही कंडीशन है। देखो बेटा कलर ब्लाइंडनेस में भी आपको क्या बोल रहा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, क्या होता है, इसमें कलर को पहचानने में मुश्किलात आती है, बाकी सारा चीज सेम रहने वाला है। एक्स लिंक्ड है मतलब कि फीमेल से मेल में डिसऑर्डर जा रहा होगा, क्लियर बात है यहाँ तक, मेल्स ज्यादा अफेक्टेड होंगे। सिकल सेल एनीमिया में आ जाओ, सिकल सेल एनीमिया में मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। आरबीसी का शेप चेंज क्यों होता है, क्योंकि बीटा जो चेन था हीमोग्लोबिन का, उसमें 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले कौन आ जाता है, वैलिन। याद है अभी बता करके गया था, GAG के बदले कौन आ गया था, GUG, दिमाग में है हाँ या ना, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया में आपको क्या होता है, जो बाई कॉन्केव शेप था इसका, इसका था बाई कॉन्केव शेप सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का, और वो चेंज होकर के क्या हो गया था, सिकल शेप, जिसके कारण उसका सरफेस एरिया कम हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी भी क्या हो गया, कम हो गया, क्लियर है, यहाँ तक का बात दिमाग में जा रहा है।
अगला जो डिसऑर्डर और जो कुछ काम का डिसऑर्डर है वो है बेटा फिनाइलकीटोन्यूरिया। तो फिनाइलकीटोन्यूरिया को थोड़ा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। क्लियर है? ये देखो, ये रहा फिनाइलकीटोन्यूरिया। क्या बात कर रहे हैं हम लोग इसके बारे में? ऑटोसोमल रिसेसिव अगेन। अभी तक हम लोग सारे क्या क्या पढ़े? एक्सीडेंट। और ध्यान से देखेंगे नहीं, है ना? ध्यान ध्यान से देखना। अगला है ऑटोसोमल रिसेसिव इंडिविजुअल लैक एन एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए? कन्वर्टिंग अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है? प्रॉब्लम हुआ है कि एक एंजाइम है ना, वो एंजाइम यहाँ पर मिसिंग है। वो एंजाइम मिसिंग होने के कारण क्या हो रहा है? फिनाइलएलानाइन को कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, किसमें? टायरोसिन में। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, लैक्स एन एंजाइम, एंजाइम का कमी है। कौन सा एंजाइम? वो एंजाइम जो कि फिनाइलएलानाइन को कन्वर्ट कर रहा है, किसमें? टायरोसिन में। अब ये नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा? फिनाइलएलानाइन जो है वो यूरिया बन के स्टोर होते जाएगा किडनी में, और वो क्या क्या का रूप ले लेगा? फिनाइल कीटोन यूरिया। फिनाइलएलानाइन कन्वर्ट होना था, नहीं हुआ, फिनाइल वर्ड वहीं से आया है, फिनाइल कीटोन यूरिया। यूरिया में वो एक्सक्रीट होने लगेगा, इतना ज्यादा बॉडी में इकट्ठा हो जाएगा। ये डिसऑर्डर है ऑटोसोमल रिसेसिव का। क्लियर है? लास्ट आ जाओ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या क्या होता है, प्लीज फोकस करना है यहाँ पे। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में दो ही कंडीशन आपके हो सकते हैं। कौन से दो कंडीशन है? प्लीज फोकस, है ना? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आपको दो कंडीशन बता रहा है, एनुप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी। एनुप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी क्या होता है? एनुप्लॉइडी का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम। मतलब अगर कोई क्रोमोसोम गेन हो जाए या तो कोई क्रोमोसोम लॉस हो जाए। यानी कि हमारे में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी कि टोटल क्रोमोसोम अगर हो गए तो कितने हो गए? 46। सपोज करो कि किसी इंसान के पास 46 क्रोमोसोम के बदले 45 ही क्रोमोसोम है, एक कम हो गया, एक कम हो गया, दिस इज ऑल्सो एनुप्लॉइडी। या सपोज करो कि किसी के पास 46 क्रोमोसोम के बदले 47 क्रोमोसोम हो गया, यानी कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया। अगर एक्स्ट्रा आ गया तो भी वो एनुप्लॉइडी है। दूसरा कंडीशन है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या बोलता है? पॉलीप्लॉइडी बोलता है कि इंक्रीज इन क्रोमोसोम का सेट, मतलब सेट ही बढ़ गया। 2 पेयर क्रोमोसोम होने चाहिए थे, 4 पेयर क्रोमोसोम हो गए, एक्स्ट्रा आ गया। दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। समझ में आ रहा है कैसे होता है ये? तो गैमेट फॉर्मेशन में क्रोमोसोम को सेग्रीगेट होना चाहिए था, बट गैमेट फॉर्मेशन के समय में क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होते, तो होता है पॉलीप्लॉइडी। दिमाग में गया? हाँ, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से। अब आगे आ जाओ, हमको 3 डिसऑर्डर मेनली पढ़ने, चैप्टर यहाँ पे खत्म। कौन कौन से 3 डिसऑर्डर है? एक है बेटा डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? क्या होता है डाउन सिंड्रोम में? डाउन सिंड्रोम में हो जाता है भाई ट्राइजोमी ऑफ 21। मतलब 21 नंबर पे जो क्रोमोसोम है, ऐसे ये होंगे क्रोमोसोम आपके। अब ये जो क्रोमोसोम है ये पेयर में रहता है, तो ये हो गए 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्रोमोसोम पेयर में। ट्राइजोमी, ट्राइजोमी मतलब एक तीसरा भी आ गया, क्रोमोसोम नंबर 21 ही। यहाँ पे थे ये दोनों 21 के पेयर थे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, बट ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ट्राइजोमी हो गया। दिस इज एनुप्लॉइडी। यही तो मैं आपको बोला था, क्रोमोसोम जो होने चाहिए अगर उससे ज्यादा हो जाए तो भी एनुप्लॉइडी है, और उससे कम हो जाए तो भी एनुप्लॉइडी है। यहाँ देखो ज्यादा हो गया, क्रोमोसोम 21 पेयर में होने चाहिए था, एक ज्यादा हो गया। देखो पहली बार किसने डिटरमाइन किया था? लैंगडन डाउन, और इसीलिए इसके नाम पे पड़ गया डाउन सिंड्रोम। क्या होता है इसमें? तो शॉर्ट स्टेचर के होते हैं, स्मॉल राउंड हेड होता है। इसका पूछा गया है कई बार, पूछ चुका है बोर्ड में। क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, क्या क्या होता है इसमें? तो देखो शॉर्ट स्टेचर्ड है, स्मॉल राउंड हेड है, फरोड टंग, जीभ बाहर की ओर निकला हुआ रहेगा, पार्शियली ओपन माउथ, जो माउथ है वो खुला हुआ रहेगा, पाम ब्रॉड है, एंड कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, उसका पाम का क्रीज भी जो है वो बड़ा रहेगा। फिजिकल साइकोमीटर एंड साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट क्या होगा? रिटार्डेड। मतलब जो बच्चे का आईक्यू लेवल है वो क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वो मेंटली क्या है? रिटार्डेड है। इसके साथ साथ यहाँ पे आ जाओ, दो कंडीशन आपको मिलता है और दो डिजीज और पढ़ने हैं। कौन कौन से दो डिजीज है? एक है बेटा क्लिनफेल्टर। क्लिनफेल्टर क्या समझ में आएगा? क्लिनफेल्टर डिजीज में होता क्या है? एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इन मेल। मेल में कैसे सर, क्या समझ में आएगा? मेल बेटा क्या होना चाहिए था? एक्स वाई। एक्स वाई होता तो एक एक्स होता और एक वाई होता। अब इस चीज को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो जरा फीमेल के साथ कंपेयर करो। फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स, यानी कि एक्स क्रोमोसोम अगर मैं बात करूं तो इट इज जनरली ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल, फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। बट यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है कि एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ गया, किसमें? मेल में। और मेल में अगर एडिशनल एक्स होगा तो ये जो एक्स आएगा ये अब इसको क्या देगा? फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करवा देगा, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, है ना, जो लो पिच ऑफ वॉइस, ये सारी चीजें आने लगेंगी, डेवलपमेंट होने लगेगा। और वो जो मेल होगा वो मेल क्या हो जाएगा बेटा? स्टेराइल। वो फिर अगला रिप्रोडक्शन करके अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। वही चीज यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्स वाई के बदले क्या हो गया बेटा? एक्स एक्स वाई। क्रोमोजोम बढ़ गए, 46 होने चाहिए थे, 47 क्रोमोजोम हो गए, और ये जो मेल होगा ये क्या हो जाएगा? स्टेराइल। क्लियर? यहाँ तक दिमाग में गया? अगला कंडीशन है टर्नर। टर्नर कंडीशन देखने को मिलता है फीमेल्स में। फीमेल में क्या है? यहाँ देखो, एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोजोम, अभी बोला था
क्या बोला था, एनुप्लॉइडी में सिर्फ गेन होगा जरूरी थोड़ी है, लॉस भी तो हो सकता है। देखो लॉस हो गया, अगर फीमेल के मैं अभी बताया था ना, क्या बोला था, एक्स एक्स होने चाहिए, एक्स एक्स में से एक एक्स मिसिंग है, एक एक्स आया ही नहीं और आएगा ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ओ, एक एक्स आया और दूसरा कुछ है ही नहीं, जीरो है ही नहीं। तो वही चीज यहाँ लिखा है, एक्स ओ कैरियोटाइप, और एक्स ओ कैरियोटाइप यानी कि उसने अपने फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से डेवलप नहीं किए होंगे। क्यों नहीं किए, क्योंकि उसका एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है, और एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है जिसके कारण यहाँ पे क्रोमोसोम कितने हो गए, 45। और यहाँ पर जब उसके एक्स क्रोमोसोम मिसिंग है तो उसके में एक्स वाले कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आएंगे, उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल डेवलप होने लगेंगे, जैसे कि हेयर्स ऑन स्किन, है ना, फेशियल हेयर डेवलप होने लग जाएंगे, मुस्टैच, है ना, फिर जो वॉइस है वो चेंज हो जाएगा। क्लियर है। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टेराइल ओवरीज, जो ओवरी है वो कैसे हो जाएंगे स्टेराइल, फिर वो अपना जनरेशन आगे नहीं बढ़ा सकता। क्लियर है, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देन ये चैप्टर यहाँ पे हो चुका है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यहाँ तक, एंड प्लीज जैसे अपना प्यार अभी तक सारे वीडियो में देते रहे हो, इस वीडियो में भी अपना प्यार बनाए रखना, कमेंट करना, अगर कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, आगे कौन कौन से चैप्टर आपको चाहिए, जो चैप्टर आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं और वो आपको डर लगता है, उन चैप्टर्स के नाम आप कमेंट करो, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, एंड मैं कोशिश करूंगा कि उन चैप्टर के वीडियो में पहले डाल दूँ। क्लियर है, वैसे हम लोग इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कवर करने वाले हैं। क्लियर है, मेरे को पता है कि आपको उस चैप्टर से डर लगता है, अगेन हम लोग उसको दो पार्ट में कवर करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, क्योंकि वो चैप्टर बहुत बड़ा है। क्लियर है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज इस चैप्टर को अच्छे से कवर करना, पूरा PYQ कवर करते जाओ, जो चैप्टर खत्म होते जा रहा है उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बोर्ड में फोड़ के आना है हम लोग को। क्लियर है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है, और बोर्ड देने के बाद भी कमेंट करने आना वीडियो में कि अच्छा गया कि नहीं गया। क्लियर बात है, ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको इससे बाहर देखने को नहीं मिलने वाला, इस बात का आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। क्लियर है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।